हमारे जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, आज के हमारे फंक्शन के मेज़बान और पोस्ट क्या है ना नया आपको वाइस प्रेसिडेंट, अभी इनका ओहदा भी बदल गया तो याद रखने में टाइम लगता है। जम्मू सूबे के हमारे सीनियर नायब सदर और आज के हमारे मेज़बान जनाब खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब, हमारे जोन प्रेसिडेंट जनाब सजाद किचलू साहब, मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब तनवीर सादिक साहब, यूथ के हमारे सूबाई सदर जनाब एजाज जान साहब, हमारे सीनियर साथी जनाब ब्रिजमोहन शर्मा साहब, साबका एमएलए जनाब चमन लाल जी, हमारे डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब जफरुल्ला राठर साहब, डीडीसी के हमारे मेंबर जनाब सैयद आसिम हाशमी साहब, प्रोविंशियल सेक्रेटरी शाहदाब सोहरवर्दी साहब और यूथ के मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद नवीद हाशमी साहब, यहाँ पे बाकी ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अहदेदार हजरात, भाइयों बुजुर्गों बहनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए यहां जमा हुए। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। मैंने सोचा कहीं हॉल में वर्करों के साथ मुलाकात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा घर के आंगन में बैठ के बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस अड्डे को इस तरह भरना और वो भी एतवार के रोज़ जब मार्केट ज़्यादातर बंद रहता है, गाड़ियों का इतना चलना फिरना रहता नहीं है। नहीं तो अक्सर बेशतर बस अड्डे में जलसे करने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग बस से उतर के 15-20 मिनट सुनते ही हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। कोई खरीदार दुकान पे आता है, कहता है चलो ना अब यहाँ चल रहा है कुछ तो सुनते हैं, तो उसी में फिर हम फ़ोटो खींचते हैं और फिर बाहर निकालते हैं कि देखो जी कितने ज़्यादा लोग थे। लेकिन आज एतवार के रोज़ इस तरह आप लोगों का जमा होना, ये अपने आप में इसका एक मतलब है और इससे एक जवाब जाता है, क्योंकि बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार ये एक कोशिश की गई थी दुनिया को ये बताने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अब मर मिट गए, अब इनका अता पता आपको मिलेगा नहीं। ये कहते थे कि इन लोगों ने हुकूमतें की, हुकूमत में तंजीम का फ़ायदा हुआ, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत नहीं है और ना हुकूमत इनको मिलने की कोई उम्मीद भी है, अब इनकी तंजीम बचेगी नहीं। हाँ, ये सही है, हुकूमत में रह के जलसा करना बहुत आसान है और हुकूमत के करीब रह के जलसा करना बहुत आसान है। आज जिन लोगों की मरकज़ में हुकूमत है, जो लोग यहाँ पिछले दरवाजे से हुकूमत कर रहे हैं, उनके लिए जलसे करना बड़ा आसान है। किसी अफसर को फ़ोन करो, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, विलेज लेवल वर्कर, डेली वेजर, सारे जो हैं वो जमा हो जाते हैं। फिर एसआरटीसी को कहा जाता है ना गाड़ी भी कर दो, 2-4 फ़ोन जाते हैं। ठेकेदारों को कहा जाता है ना हमने आपको वो ठेका दिया, वैसा करो, 10 गाड़ियाँ का इंतज़ाम कर लो, हम प्रोग्राम कर लेंगे, और जलसा भी उसमें निकल जाता है। लेकिन आज के दिन में इस तरह प्रोग्राम करना यहाँ पे, इससे न सिर्फ आपने हमें दिखाया बल्कि आपने पूरे मुल्क को दिखाया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है। हम कोई इतनी जल्दी मर मिटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने अपना मिशन अभी तक पूरा नहीं किया है।
हम जिस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो हमने इस जम्मू कश्मीर के लिए हासिल करना है, शायद ये खासकर मरकजी हुकूमत ये हमें मर मिटते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि हम झूठ मूठ की सियासत नहीं करते, हम धोखे की सियासत नहीं करते, हम गलत चीज को सही नहीं कहते और सही चीज को गलत नहीं कहते। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो सच है उसको झूठ में तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो झूठ है उसको जितने भी आप रंग बदल दो, जितनी बार भी आप उसको दोहराओ, उस झूठ को सच में भी तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ हुक्मरान को बार बार एक चीज दोहराने की आदत हो गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका झूठ जो है वो सच में तब्दील होगा। 5 अगस्त 2019 जब यहां जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर रियासत के 2 हिस्से हुए और दोनों को यूटी का दर्जा दिया गया, तो तरह तरह के उस वक्त वजूहात दिए गए कि क्यों ऐसा कदम उठाना उनके लिए ज़रूरी था। कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसलिए हमें 370 हटाना पड़ रहा है, ताकि यहाँ पे लोग जो है बाहर से पैसा लाएंगे, लगाएंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। कहा कि मरकज से पैसा आता है लेकिन वो पैसा ज़मीनी सतह पे खर्च नहीं होता, गायब हो जाता है, और यहाँ की तरक्याती कामकाज में तेज़ी लाने के लिए हमें 370 को जो है उड़ाना है। कहा कि यहाँ के नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है और 370 जो है यहाँ के नौजवानों और रोज़गार के दरमियान एक रुकावट बनी हुई है। 370 हटेगा, रोज़गार के दरवाजे भी खुलेंगे। फिर कहा कि यहाँ अलाइदगी पसंद जो सोच लेके चलने वाले लोग हैं वो भी 370 की वजह से जिंदा है। कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस कश्मीर में बंदूक का असर है, अगर वहाँ पे मिलिटेंसी है, तो मिलिटेंसी सिर्फ और सिर्फ 370 की बदौलत। अगर ये 370 हटा तो ना यहाँ कोई आज़ादी की बात करेगा, ना कोई आपको अलाइदगी पसंद वाला मिलेगा और ना यहाँ आपको कोई बंदूक वाला मिलेगा। अच्छा, हम तो सब बंद थे, कोई गेस्ट हाउस में, कोई जेल में, कोई घर में। बड़ी मुद्दत के बाद हमें अखबार और टीवी देखने को मिला, लेकिन बीच बीच में सुनते आए कि अब ये कहा जा रहा है 370 को लेके। मैंने कहा ठीक है ना, शायद हम ही गलत, शायद हमें ही गलत फहमी होगी कि हाँ जी 370 ने ही सारा यहाँ पे माहौल बिगाड़ा रखा था। मैंने कहा ठीक है, अगर इन्होंने किया अब देखते हैं क्या होता है। हम भी चाहते हैं यहाँ के लोग तरक्की करें, हम क्यों तरक्की के बीच में रुकावट बने। हम भी चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। अगर हमारे नारे से यहाँ के नौजवानों के रोज़गार पे असर पड़े तो ठीक है, फिर इनको रोज़गार मिलना चाहिए। अगर 370 की वजह से यहाँ बंदूक है तो ठीक है, फिर बंदूक भी बंद हो जाए। लेकिन आज 2021 नवंबर, मतलब 2 साल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 साल 3 महीने, लगभग चौथा महीना अब शुरू होने वाला अगले हफ्ते। मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे, जनाब कि बताइए इन 2 साल 4 महीनों में आपने इनमें से कौन सी चीज़ हमें साबित करके दिखाई? इनमें से कौन सी बात जो है सच साबित हुई? 370 हटा, क्या बाहर से लोग आए इन्वेस्ट करने? क्या कारखाने लगे? क्या बाहर के होटल के मालिक आए और उन्होंने कहा कि हाँ जी अब मैं डोडा में होटल बनाऊंगा, अब मैं कशवाड़ में होटल बनाऊंगा, अब मैं ये बगलिहार का जो ये झील है इसके किनारे टूरिज्म का एक विलेज बनाऊंगा? आए लोग पैसा लेके यहां लगाने के लिए। हमें कहा गया था कि अंबानी, टाटा, बिरला फिरला सब आएंगे, कोई नहीं आया।
मैं कहा था कि हमारे नौजवानों को अब रोजगार ही रोजगार होगा। किस नौजवान को 5 अगस्त 2019 के बाद रोजगार का ऑर्डर फराहम किया गया? उल्टा जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे उन प्रोजेक्ट्स में भी हमारे लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अमन की बात, सच्चाई यह है कि जिन इलाकों को हमने अपने दौरे हुकूमत में मिलिटेंसी से खाली कर दिया था, आज वहां फिर से बंदूक का असर है। मैं वजीर आला था, सुजात किचलू साहब मेरे MOS होम थे। हमने श्रीनगर में बंकर के बंकर उड़ा दिए। हम वहां तक हमें अपने आप को ये लग रहा था कि माहौल ठीक है। हम अफस्पा पे बात शुरू कर गए थे कि अब इन इलाकों से अफस्पा को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अब यहां पे मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं रहा। आज देखिए ना, आप श्रीनगर का कोई कोना जो है वहां कोई इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता। श्रीनगर, बाकी इलाकों की तो दूर की बात है। कुपवारा से लेके टनल तक जिन जिन इलाकों को मिलिटेंसी से खाली किया गया था, वहां दोबारा मिलिटेंसी पैदा हुई। और ये बाहर से मिलिटेंट नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान जो नाराजगी और अलग अलग वजूहात के बुनियाद पे बंदूक उठाने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो श्रीनगर में 3 मारे गए, उनमें से एक ऐसा था जिसने 2019 में बंदूक उठाई। मतलब 5 अगस्त के बाद। तो हमें तो कहा गया था कि 5 अगस्त और 370 के जाने के बाद तो कोई मिलिटेंट ही नहीं बनेगा, लेकिन आज भी बन रहे हैं। तो फिर ये झूठ किस काम का? हमें कहा गया था कि अलाइगी पसंद जो जज्बात हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्या आपको खत्म होते हुए नजर आए? पिछले जुमा को हैदरपुरा के उस वाकया के बाद अलाइगी पसंद लोगों ने हड़ताल की कॉल दी। एक भी दुकान श्रीनगर में हमें खुली नजर नहीं आई, एक भी दुकान नहीं। तो फिर ये झूठ किस काम के? और फिर सबसे बड़ा जो हमें कहा जाता है, ये अक्सर आपने सुना होगा, खासकर हम लोगों को ये ताना दिया जाता है ना, 370 तो खोखला था, आपको किस बात का अफसोस है? और मैं उनसे पूछता हूं जनाब, अगर 1 मिनट के लिए हम आपकी बात को सच माने, अगर 370 खोखला था तो फिर इसको हटाने की जरूरत क्या थी? फिर छोड़ देते, फिर तो खोखला ही था ना। अगर आप कहते हो कि 370 सिर्फ दिखावा था, इसमें कुछ था नहीं, अगर कुछ था नहीं तो छोड़ देते, हमारी भी तसल्ली होती। लेकिन आपका हटाना, उसका मतलब यह है कि इसमें कुछ था, इतना खोखला नहीं था। और यहां के लोगों को 370 का फायदा हुआ। रहबर तालीम जैसी स्कीमें, राशन का स्कीम, अगर 370 नहीं होता तो पहले दिन से मरकज का वो राशन का स्कीम लगता, जिसमें कि BPL वाले भी कट गए थे। और सबसे बड़ा फायदा जो 370 और हमारे अपने आईन का था, वो था लैंड टू टिलर, जमीन के मालिकाना हक लोगों को मुफ्त दिए जाना। ये और इस मुल्क में किसी और रियासत में ऐसा कानून नहीं लाया गया, क्योंकि और किसी रियासत के पास अपना आईन नहीं था। अगर उस वक्त हमारा अपना आईन नहीं होता, आज भी जागीरदारी का निज़ाम जो है वो यहाँ चल रहा होता, उसका खात्मा नहीं होता। उसका अगर खात्मा हुआ तो वो मुमकिन बना 370 और हमारे आईन के तहत। लेकिन इसी बात पे वो लोग तस से मस्त नहीं, और फिर कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज
लगभग 2.5 साल के बाद मैं मजबूर होता हूं पूछने ना, तो कौन सा नया डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ? देसा कापरन रोड ही मुझे दिखा दीजिए ना, अगर आप बना सके। कुछ नया बताएं, कोई नया अस्पताल, कोई नया स्कूल, कोई नया कॉलेज, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया पुल नहीं दिखती। उनको हमारे वक्त का ये नया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं दिखता, उनको हमारे वक्त का नया स्टेडियम नहीं दिखता, उनको हमारे वक्त के नए पुल नजर नहीं आते। तो ठीक है ना, हम कहते हैं हमारे वक्त में कुछ नहीं बना, सब आसमान से टपक के आया। लेकिन आज का कुछ बताएं ना, आज का हमें बताइए कि 370 के जाने के बाद कौन सा नया दरवाजा तरक्की का यहां खुला, जिससे कि लोग कहें कि हाँ जी अब बड़ा अच्छा हुआ। उल्टा हर मुकाम पे नुकसान। और 370 एक चाहे, रियासत के 2 टुकड़े भी आपने किए, ठीक है, लद्दाख के लोगों के जज्बात अलग थे, उनका डिमांड था, दे दिया आपने। लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी पे उतारने का क्या मतलब? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। मां सिवाय हमें ह्यूमिलिएट करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें तंग करने के लिए, और क्या मकसद था जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने का? कौन सी हुकूमत के तरीकों में बेहतरी आई? आज हाल यह है कि सब यहां पे बेताज बादशाह बैठे हुए हैं। सरकारी निजाम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई मतलब यहां लोगों की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, किसी दफ्तर में लोगों की कोई सुनवाई नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। अरे देखा परसों गई, कल का हाल रजौरी में पुलिस और सिविल इंतजामिया आपस में लड़ रहे हैं। पुलिस ये सिविल इंतजामिया वाले गए थाने पे, थाना वालों ने दरवाजा बंद किया। पुलिस वालों को थाने के डीसी, एडिशनल डीसी और एक और मैजिस्ट्रेट, उनको पुलिस थाने के बाहर 2 घंटे इंतजार कराया गया, दरवाजा नहीं खोला। कहा कि आपने पहले बताया नहीं आप आ रहे हो, इसलिए दरवाजा नहीं खुला। अरे जनाब, जहां डीसी के लिए दरवाजा नहीं खुलता, वहां आप और मैं कहां जाएंगे? हमारे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? हम क्या खटखटाएंगे ना अब इंसाफ हासिल करने के लिए या अपनी मुश्किलात कम करने के लिए? यहां पे सच बोलने का नतीजा यह है कि केस ठोके जाते हैं। भूल गए गांदरबल में उस बेचारे के साथ क्या हुआ? उसने बस इतनी सी बात की, लोकल अफसर को कहा कि ना मैं अपनी जबान में आपको अपना मसला समझा सकता हूं, ये बाहर के अफसर मुझे समझते नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? उसी पे अफसर नाराज, पीएसए का केस, ठोका अंदर सीधा। पता नहीं कितने महीनों तक वो दर बदर वहां सड़ता रहा। ये हाल इंतजामिया का, और फिर आप हमें कहते हो कि ये हमारी बेहतरी के लिए फैसले हुए। हमारी बेहतरी हुई कहां पे? जम्मू कश्मीर को मिला क्या पिछले 2-2.5 सालों में? बजाय ये बर्बादी, तबाही, लाचारी, बेबसी, नाराजगी, गुर्बत, बेकारी, बेरोजगारी, और कुछ नहीं। आज हाल ये है कि बेगुनाह लोगों की लाशें भी लेके दूर दराज इलाकों में दफनाई जा रही हैं। और हम कहें तो किससे कहें? एक वक्त था हम लोग एहतजाज करते थे इंसाफ के लिए, हम एहतजाज करते थे बड़े बड़े मकसदों के लिए। आज हमारी ये हालत है, हमें लाश लाने के लिए एहतजाज करना पड़ता है।
ये हाल है हमारा, और वो भी बेगुनाह लोगों के लिए, जिनके माँ बाप तरसते हैं कि अपने लख्त जिगर को मैं अपनी जगह दफनाऊं। कल ही मैं गूल में वहां के एक नौजवान आमिर मागरे, जो हैदरपोरा के उस एनकाउंटर में मारा गया, उनके घर गया था उनके माँ बाप से मिलने, और बाप बिल्कुल मतलब सब्र से काम ले रहा था। शायद अगर मेरे साथ वो हुआ होता मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन बिल्कुल मतलब एक सब्र में उसने सब्र से काम लिया और कहा कि मैंने उससे पूछा ना, मुझे बताओ आपको जरा सा भी शक है कि आपका बेटा गलत रास्ते पे था? कहा नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा ना हुकूमत ने इंक्वायरी की है, वो कर रहे हैं, अगर उस इंक्वायरी में मेरा बेटा मिलिटेंट निकला आपने जो करना है करो, लेकिन उस इंक्वायरी तक कम से कम मेरे बेटे की लाश मुझे दे दो, मैं यहाँ उसको गुस्ल दे के उसको दफनाऊंगा। अगर आपकी इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी में पता नहीं कितना टाइम लगता है, कहा अगर आपकी इंक्वायरी में मेरा बेटा मिल्टन साबित हुआ मैं खुद उसको इस कब्र से निकाल के आपके हवाले कर दूंगा, आपने जहां इसको दफनाना है आप दफना दो, लेकिन कम से कम मुझे अभी अपना बेटा वापस दे दो। क्या उसको उसका बेटा नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इतना ही हमारा दिल अब पत्थर बन गया है कि हम वो तक करने के लिए तैयार नहीं हैं? और फिर आप हमें कहते हो कि जम्मू कश्मीर में सब खुश हैं, मौजा ही मौजा, कोई परेशान नहीं, कोई नाराज नहीं, कोई किसी को कोई दुख नहीं। मुझे कोई खुश नजर नहीं आता। हम ऊपर ऊपर से कभी कभार मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर अंदर से हमें पता है हमारा दिल कितना रो रहा है। और जब हम देखते हैं कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर। लेकिन मुझे बताइए हमारा क्या कसूर कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और लद्दाख के बच्चों के मुस्तकबिल में फर्क क्यों? हमारे बच्चों का क्या कसूर? वहां पे स्टेट सब्जेक्ट वही पुराना महाराजा का, जो 5 अगस्त 2019 से पहले स्टेट सब्जेक्ट का निजाम था वो आज भी लद्दाख में कायम है। उनकी नौकरियां भी महफूज, उनकी जमीनें भी महफूज, उनके स्कॉलरशिप भी महफूज, सारा कुछ उनके लिए महफूज रखा गया। हमारे बच्चे जब ये कहते हैं ना एंटी नेशनल हो, आप देशद्रोही हो, आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो, एक मुल्क में एक ही निजाम होना चाहिए। यहां जनाब एक रियासत में 2 निजाम चलाए आपने, और आप एक मुल्क में एक निजाम की बात कर रहे हो। जिस लद्दाख ने यूटी कहते थक गए, वो उनको जम्मू कश्मीर के साथ कुछ नहीं चाहिए था, उनको वही कानून दिए जो हमारे थे। हम लोग जो कहते थे ना हमें ये कानून इसको बचा के रखो, हमारा स्टेट सब्जेक्ट रहना चाहिए, हमारी नौकरियां रहनी चाहिए, हमारा जमीन रहना चाहिए, हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप रहना चाहिए, उसको आपने तहस नहस किया। ये कहां का इंसाफ है? ना जो कानून उनके लिए वो कानून हमारे लिए भी होना चाहिए, या तो फिर जो कानून हमारा है वो कानून उनका भी होना चाहिए। आखिरकार हम में क्या कमी है? हमारी कौन सी बात है जो आपको जचती नहीं? मुझे समझाइए, क्या बदलना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर में कि आपने ये कानून इस तरह के रखे? मैं अभी तक समझ नहीं पाया, ना हमें इसका जवाब मिला है, लेकिन लड़ते रहेंगे जवाब हासिल करने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने गूल में कहा, हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो है सही लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, आईन की लड़ाई है। खालिद ने बिल्कुल सही कहा
हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक साहब का हुक्म है कि कोई ऐसा कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं उठाया जाएगा जो कानून या आईन के खिलाफ हो। हमारी लड़ाई जो है इंसाफ हासिल करने के लिए, और हम हासिल करेंगे। बेशक इसमें हमें वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन हम पुरअमन तरीके से अपनी बात रखेंगे। हम पुरअमन तरीके से अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह जो ज्यादतियां हम पे हुई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, इनका हिसाब किताब बराबर करके हम जम्मू कश्मीर का नक्शा जो है दोबारा उस जगह लाएंगे जहां पे ये था। लेकिन आप लोगों को भी एहतियात करना होगा। ये कोई अभी फिलहाल इलेक्शन की रैली है नहीं। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, ना इलेक्शन का ब्यूगल बजा है। लेकिन उन लोगों से जरा खबरदार रहिए जो आपसे कहेंगे कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमने पहले भी ये किया, उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। हमने पंचायत इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लिया, मैदान खाली छोड़ा। आपने देखा किन किन लोगों ने उस चीज का फायदा लिया। कल को असेंबली के इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग चाहते हैं कि हम बॉयकॉट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट का ऐलान करती है। आपको क्या लगता है ये बाकी तंजीमें नहीं लड़ेंगी? क्या बीजेपी वाले आके खाली मैदान का जो है फायदा नहीं लेंगे और आने के बाद फिर असेंबली में ऐसे रेजोल्यूशन पास करेंगे जो थोड़ा बहुत खचा बचा है आपके पास, वो भी तहस नहस होगा। लेकिन आप कोई किसी को इलेक्शन लड़ने पे मजबूर नहीं करेगा। जिसका दिल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लगता है कि मुझे नहीं लड़ना है, ना लड़े। लेकिन वो सबक मेहरबानी करके आप तंजीम को ना दें, क्योंकि तंजीम का फैसला जो है वो सिर्फ एक फर्द के कहने पे नहीं होगा। तंजीम का फैसला यहाँ के आवाम के बेहतरी के लिए होगी। तंजीम का फैसला यहाँ के वर्करों के बेहतरी के लिए होगी। तंजीम का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के बेहतरी के लिए होगी। दूसरा, वोट के बंटवारे की बड़ी कोशिश की जाएगी। तरह तरह के नारे इस्तेमाल होंगे और सबसे ज्यादा कोशिश की जाएगी कि मजहब की बुनियाद पर यहाँ लोगों का बंटवारा हो। मत होने दीजिए ना, मत होने दीजिए, क्योंकि हमने पहले भी वोट के बंटवारे का हाल देखा। मैं बार बार कहता था कि ठीक है ना, अब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है तो कम से कम किसी ऐसी पार्टी को चुनिए जो कि जम्मू कश्मीर को मतलब हिफाजत में रखें। लेकिन मरकजी साजिशें ऐसी रहीं कि कश्मीर का वोट और खासकर चिनाब और पीर पंचाल का वोट ऐसा डिवाइड हुआ कि 5 अगस्त 2019 जो है वो मुमकिन बना। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हर किसी को हम जोड़ के अपने साथ लेके चलें। और आखिर में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि एक तो हम जमात को मजबूत करें और लोगों के बीच अपना तालमेल जो है वो बनाए रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वक्त गया कि घर के दरवाज़ों के पीछे हम बैठें। अब वक्त गया कि मैं श्रीनगर में बैठ के आराम से टीवी देखूं और सोचूं कि अभी यार कोई ज़रूरत नहीं है निकलने का। अब वक्त है निकलने का, अब वक्त बैठने का नहीं है। बैठने का वक्त इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन ये वक्त अब मौजू नहीं है बैठने का। हमें निकलना है, लोगों के बीच में पहुंचना है, लोगों को सुनना है, लोगों को सुनाना है और लोगों को यकीन दिलाना है कि उनकी हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी तरक्की, उनके बच्चों का रोज़गार और जम्मू कश्मीर का बचाव अगर है वो एक निशान में है, वो हल का निशान है, वो एक पार्टी में है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप तमाम साथियों का, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आए और आपने इस जलसे की रौनक बनाई, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर जल्दी मुलाकात का मौका जो है हमें हासिल होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।